नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? एक लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। खैर, एक बहुत ही साधारण सा शब्द लेके आया हूँ, नफ़रत। सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन है ये बड़ा कॉमन। लेकिन इस शब्द की एक ख़ास बात है कि ये कब व्यक्तिगत से कंप्लीट सामाजिक हो जाता है और कब ये राष्ट्रीय स्तर पे चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसका कुछ जीता-जागता उदाहरण देते हुए मैं प्रयास करूँगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आए और ये हाल-फिलहाल की घटनाओं से प्रेरित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कई बार व्यक्तिगत आलोचना की जाती है। ठीक है, एक नेता हैं और अगर उनके विपक्ष में कोई है तो डेफ़िनेटली आलोचना की जा सकती है। आप आलोचना करिए लेकिन नफ़रत नहीं। वो कब नफ़रत राष्ट्रीय स्तर पे चला जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। आप किसी एक कंप्लीट कभी उस पूरे समाज को ही आप चोर बताने लगते हैं। और कभी-कभी उनका विरोध करते-करते आप देश का विरोध करने लगते हैं, पता ही नहीं चलता है। हाल-फिलहाल की घटनाएँ वैसे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं आस-पास में, लेकिन हाल-फिलहाल की कुछ घटनाएँ हैं जैसे कि अभी फिलहाल हमारे माननीय नेता विपक्ष विदेशों में गए हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं, जो राष्ट्रहित में सही नहीं। उनको ये लगता है कि वो वहाँ पे इंग्लिश में बोल लेंगे और यहाँ के लोग समझ नहीं पाएँगे। क्या ही बताया जाए। खैर, उन्हीं चीज़ों पे हम थोड़ा-सा बात करते हैं कि आप अगर ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र खतरे में है और आप उस देश में जाके बात कर रहे हैं जहाँ पे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के ऊपर दिन दहाड़े गोली चल जा रही है, आप उनसे किस तरीके की मदद चाहते हैं? वैसे भी हमारी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कभी जर्मनी हमें लोकतंत्र पे ज्ञान देने लगता है, कभी यूएसए हमें ज्ञान देने लगता है। इससे देश की छवि खराब होती है। भाई, आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र में चुनाव जो है फेयर तरीके से नहीं हो रहा है। आप ये कह करके क्या समझाना चाहते हैं? आप किसे कमज़ोर करना चाहते हैं? इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कमज़ोर नहीं होंगे, इससे पूरा देश कमज़ोर होगा। होने वाले इन्वेस्टमेंट का नुकसान होगा और ये हमारे जैसे युवाओं को या हमारे समकक्ष जो लोग हैं उनको भली-भाँति ये समझ में आता है। आप देश के अंदर कोई राजनीति कर रहे हैं, कोई राजनीतिक बयान दे रहे हैं, डज़न्ट मैटर, आप दीजिए। भाई विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष का होना एक अच्छी चीज़ है लोकतंत्र में। लेकिन मजबूत विपक्ष का मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि देश के विकास में आप अवरोध डाल दें। फिर भई, आपने कहा कि सिखों को लेकर अभी आपने विवाद दिया है। उनका इतना सुनहरा इतिहास रहा है इस भारतवर्ष के साथ। लेकिन आपको क्या लगता है कि 1984 हम भूल गए हैं कि आप भूल गए? कि जिनके साथ ये हुआ था वो भूल गए? आपने कहा अभी यहाँ पे जब चुनाव चल रहा था तो आप बार-बार ये दिखा रहे थे कि जातिगत जनगणना कराना है, जातिगत जनगणना कराना है। ठीक है, आपके कुछ राज्यों में सरकार है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और हिमाचल प्रदेश है। क्यों नहीं करा ले रहे? और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इसे कराना चाह रहे हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं? ये भी तो बताइए। क्या आप इस समाज को बाँटना चाह रहे हैं जाति के आधार पर? क्या ये एक देश हित के लिए सही होगा? नहीं, हमारे जो लोग सुनने वाले लोग हैं, जो ये सुन रहे हैं, आप खुद ही बताइए आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना से इस देश का भला हो जाएगा? मैं मानता हूँ कि अगर हो रहा है तो आप कराइए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एट लीस्ट ये तो बताइए कि उससे क्या-क्या हो सकता है? क्या फ़ायदे होंगे उससे? आप जहाँ पे सिखों को लेके ऐसी बातें कर रहे हैं, उससे पन्नू जैसे लोगों को, खालिस्तानी समर्थकों को आश्वासन मिल रहा है, उनको बल मिल रहा है। इस देश के खिलाफ वो बहुत सारे ऐसे काम करेंगे। आप उन लोगों से मिल रहे हैं जहाँ जिनके लिए मतलब इस देश को वो अच्छा नहीं देख सकते, इस देश का वो कुछ भला नहीं सोच सकते। अभी हाल-फिलहाल में आपको पता होगा कि एक इंसान है जॉर्ज सोरोस करके, काफ़ी धनी आदमी।
वो किस माइंडसेट के हैं समझ में नहीं आता है। खैर, उनकी एक शपथ है कि जहाँ पे भी जिस देश में राष्ट्रवादी नेता आएगा वो उसको जो है वहाँ से हटा देंगे। और चूंकि नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र को पहले रखते हैं, तो बिलियंस ऑफ डॉलर ये खर्च करने के लिए तैयार है उन्हें हटाने के लिए, या इस टाइप के जो लोग हैं उन्हें हटाने के लिए। क्या राष्ट्र को आगे रखना गलत बात है? जो लोग भी सुन रहे हैं आप बताइए, क्या ये गलत है? भाई, राष्ट्र है तो हम हैं। राष्ट्र होने के बाद ही जो है आप ये कहेंगे कि फलाना जात, फलाने धर्म और जो भी चीज है। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो किस बात का धर्म और किस बात की जाति, किस बात का विकास? आप देख सकते हैं हमारे पड़ोस में क्या हुआ है। अच्छा खासा देश जो कि अच्छी खासी प्रगति कर रहा था, आज वहां किस तरीके का माहौल है। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। एक अच्छा मित्र देश था हमारा, लेकिन आपने देखा होगा कि उसी अमेरिका ने उसको अनस्टेबल कर दिया है। आप जिस हिंडनबर्ग के रिपोर्ट की बार बार चर्चा करते हैं, उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट को, उस एजेंसी को आपके यूएसए ने ही बैन कर रखा है, लेकिन आप उसकी बात को लेके, आप उसके रिपोर्ट्स को लेके हमारे यहाँ के स्टॉक मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, क्रैश कराना चाहते हैं। किसका नुकसान होगा? हमारे लोगों का, इस राष्ट्र का। मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हम एक पर्सन का विरोध करते करते, एक व्यक्तिगत इंसान का विरोध करते करते पूरे देश का विरोध कर रहे हैं। एक मजबूत लोकतंत्र का मतलब होता है एक मजबूत विपक्ष, लेकिन उस विपक्ष की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विपक्ष के नेता थे तो आपकी ही दादी स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी, उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पे उन्हें यूनाइटेड नेशन में भेजा था भाषण देने के लिए। ये विश्वास, ये देश को आगे ले जाने की एक सोच थी, ये एक परंपरा था, लेकिन आप उस परंपरा को तोड़ रहे हैं, जो कि इस राष्ट्र के हित में तो नहीं। हम जहाँ पे विदेशों में जा करके हमारे कुछ मंत्री, हमारे स्वयं प्रधानमंत्री जी जाके कहते हैं कि भारत में इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा माहौल है, और आप वहाँ कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, वहाँ फेयर चुनाव नहीं होते, वहाँ मशीनरी का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे देश का नुकसान हो रहा है, और आपको लगता है कि ये हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। यहाँ के लोग समझते हैं, और यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाकी लोगों को समझा भी सकते हैं। आप देश में रह के कोई और बात करते हैं, विदेश में जाके कोई और बात करते हैं। खैर, हमारे अपने देशवासियों से अनुरोध है, उनसे ये सविनय निवेदन है कि वो जागें, वो समझें और देखें कि ये देश का भविष्य कैसा होगा, हमें इसे किधर ले जाना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।